हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इन लास्ट लेक्चर हम इलस्ट्रेशन 5 सॉल्व कर रहे थे। मैंने इलस्ट्रेशन 5 आपको टैली करने के लिए कहा था, तो अगर आपका इलस्ट्रेशन 5 टैली हुआ होगा तो वेरी गुड। अगर नहीं हुआ है या अगर कोई डाउट है तो हम कैलकुलेशंस देखते हैं कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस क्या आ रहा है, या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या आ रहा है, एंड टैली हो रहा है या नहीं। तो मैं शुरुआत करता हूँ विद बैलेंसिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। मैं ट्रेडिंग अकाउंट को सबसे पहले बैलेंस करूंगा। तो मैं बैलेंस करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड की टोटल ले रहा हूँ, विच इज 1,01,700, एंड सेम वे मैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल ले रहा हूं विच इज 68,625। तो ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करने के लिए मैंने रफली ट्रेडिंग अकाउंट की दोनों तरफ की टोटल ले ली, राइट। अब इन दोनों में से बड़ी टोटल इज 1,01,700, दैट इज क्रेडिट इज द हायर। तो टोटल जो बड़ी है वो मैं दोनों तरफ लिखूंगा इन द टोटल कॉलम। तो मैं दोनों तरफ लिख रहा हूं 1,01,700, 1,01,700, एंड इमीडिएटली मैं बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करूंगा। बड़ी वैल्यू 1,01,700 माइनस छोटी वैल्यू 68,625, मुझे डिफरेंस मिल रहा है 33,075। तो नथिंग बट ट्रेडिंग अकाउंट में 33,075 रुपीज का बैलेंस आ रहा है, जो कि मुझे लिखना चाहिए ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि क्रेडिट इज हैवी, डेबिट इज ऑन द लोअर साइड। तो बैलेंसिंग फिगर को मैं उठा के डेबिट में लिख रहा हूं एज 33,075 रुपीज एज माई बैलेंसिंग फिगर, जिससे मैं इमीडिएटली कहूंगा एज ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड इज हैवी, क्रेडिट यानी कि इनकम साइड ज्यादा है, तो इनकम ज्यादा है मतलब इट इज माय प्रॉफिट। डेबिट साइड छोटी है यानी कि खर्चे कम है, क्रेडिट साइड बड़ी है यानी कि इनकम ज्यादा है, तो इनकम ज्यादा इज नथिंग बट माय प्रॉफिट। तो जो बैलेंसिंग फिगर हमें ट्रेडिंग अकाउंट में मिल रही है मैं उसे लिख रहा हूं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। क्या लिख रहा हूं? ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, कि इन ट्रेडिंग अकाउंट मुझे 33,075 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट मिला। इमीडिएटली इस ग्रॉस प्रॉफिट को उठाऊंगा एंड मैं ब्रॉट डाउन करूंगा इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन को उठा के मैं P&L के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 33,075। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन एंड ब्रॉट डाउन। तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस किया, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। सेम वे में फटाफट क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दोनों तरफ बैलेंस करूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस करने के लिए फिर से मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट की टोटल करूंगा। क्रेडिट में देयर आर ओनली 2 आइटम्स, तो उन दोनों की टोटल आ रही है 35,325। 35,325 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट की टोटल आ रही है। सेम वे में रफली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के आइटम्स की टोटल करूंगा विच इज 14,969। 14,969 is the rough total of profit and loss account debit, right? तो profit and loss account credit is 35,325 and profit and loss account debit is 14,969। तो फिर से इन दोनों में से बड़ी वैल्यू is 35,325, तो मैं दोनों तरफ लिखूंगा 35,325 in the total column and immediately मैं बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करूंगा। 35,325 माइनस 14,696, मुझे डिफरेंस मिल रहा है 20,356 रुपीज। कि क्रेडिट की टोटल इज 35,325 माइनस डेबिट की टोटल इज 14,969, तो मुझे डिफरेंस मिल रहा है 20,356। अगेन ये डिफरेंस मैं किस तरफ लिखूंगा, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डिफरेंस लिखूंगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड इज हैवी, क्रेडिट साइड बड़ा आ रहा है, डेबिट साइड छोटा है इन टोटल। तो जो बैलेंसिंग फिगर है मैं डेबिट में लिखूंगा, टोटल के ऊपर वाले लाइन पर मैं लिख रहा हूं 20,356 एज माय बैलेंसिंग फिगर, एंड इस बैलेंसिंग फिगर को मैं कहूंगा नेट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बड़ा था यानी कि इनकम बड़ा था, डेबिट छोटा था यानी कि खर्चे कम थे, तो इनकम ज्यादा खर्चे कम यानी कि इट इज माय प्रॉफिट। तो इस अमाउंट को 20,356 को मैं कहूंगा टू नेट प्रॉफिट। क्या कहूंगा? टू नेट प्रॉफिट। एंड इमीडिएटली इस नेट प्रॉफिट को उठाऊंगा एंड कैपिटल में ऐड करूंगा। एज यूजुअल प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड होगा, नेट लॉस हुआ तो कैपिटल से सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहां पर हमारे पास नेट प्रॉफिट है, तो इस नेट प्रॉफिट को मैं उठा रहा हूं, बैलेंस शीट में आ रहा हूं, कैपिटल में ऐड कर रहा हूं, प्लस नेट प्रॉफिट 20,356। तो नेट प्रॉफिट ऐड करने से पहले मेरा कैपिटल था 1,17,000 प्लस नेट प्रॉफिट 20,356। अब मेरा टोटल कैपिटल आउटर कॉलम में आ रहा है 1,37,356। सो माय टोटल कैपिटल इज 1,37,356 टू द आउटर कॉलम। तो नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद मेरा टोटल फाइनल कैपिटल बाहर आ गया। अब एक बार कैपिटल बाहर आ गया तो अब बस हमें करना क्या है, तो अब बस हमें बैलेंस शीट को टैली करना है। तो मैं बैलेंस शीट को टैली कर रहा हूं, दोनों तरफ लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। लाइन ड्रॉ करने के बाद जस्ट डू द टोटलिंग कि एसेट्स का टोटल हैज टू बी इक्वल टू लायबिलिटी का टोटल। तो एसेट्स में जितनी भी आइटम है उनको ऐड करो, उनकी टोटल आ रही है 1,99,831 एंड लायबिलिटी में भी जितने आइटम्स है उनको ऐड करो, उसका
उसका टोटल भी आ रहा है 1,99,831। सो 1,99,831 पर मेरी बैलेंस शीट दोनों तरफ टैली हो रही है। सो बैलेंस शीट टैली हो गई, मीन्स वी आर डन विद द इलस्ट्रेशन नंबर 5। बैलेंस शीट टैली, वेरी गुड, आगे बढ़ो नेक्स्ट सम पर चलो, गेटिंग इट। तो इलस्ट्रेशन 5 शुड टैली एट 1,99,831। Is this clear? तो illustration 5 हो गया। अब फटाफट जंप करते हैं on the next illustration which is illustration number 6, ये solved example number 6 from your textbook, जिसमें उन्होंने कहा है from the following trial balance and information given to you prepare trading account, profit and loss account and balance sheet। तो भी trading account, profit and loss account and balance sheet बनाना है as on 31st March 2018 in the books of Messrs अभय। तो पहले हम अभय के बुक्स में फॉर्मेट रेडी करते हैं, फिर एडजस्टमेंट्स पढ़ के टिक मार्क करते हैं, फिर पोस्टिंग करते हैं, फिर हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, फिर एक एक करके अकाउंट्स को क्लोज करके बैलेंस शीट टैली करेंगे। तो वही सिंपल सीक्वेंस या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे टू सॉल्व द फाइनल अकाउंट्स का सम। तो स्टेप 1 के हिसाब से हम क्या करेंगे, फॉर्मेट रेडी करेंगे। तो मैं पहले पेज पर ड्रॉ कर रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में पहले से मैं अपने 4 पिलर्स लिख के रखा, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट हुआ ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऊपर फर्स्ट लाइन पर मैंने लिखा इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अभय, क्योंकि हमें अभय के बुक्स में अकाउंटिंग करना है, तो इन द बुक्स ऑफ अभय ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने ड्रॉ किया। सेकंड पेज पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो ये मेरा 2 पेजेस का फॉर्मेट है, फर्स्ट पेज पर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड पेज पर बैलेंस शीट। तो फॉर्मेट रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, फटाफट हम आते हैं ऑन दी एडजस्टमेंट्स, एक एक करके एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे एंड ट्रायल बैलेंस के आइटम्स पर टिक मार्क करेंगे। तो एडजस्टमेंट 1 एज यूजुअल दे हैव गिवन यू क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट प्राइस ₹37,000 एंड मार्केट प्राइस ₹40,000। तो क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ पर हमारे पास 2 प्राइजेस है, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस। तो जब 2 प्राइजेस होती है तो क्लोजिंग स्टॉक को कैसे सॉल्व करना है वो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि दोनों प्राइजेस में से छोटी प्राइस उठानी है एंड उसका डबल इफेक्ट देना है। बट क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या हम ट्रायल बैलेंस में कहीं पर टिक मार्क करते हैं क्या? आंसर इज नो। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए कहीं पर टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर बढ़ो। सेकंड एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा है प्रोवाइड फॉर आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स पर आरडीडी के लिए प्रोवाइड करो। तो फर्स्ट चेक करो इज देयर एनी सन्ड्री डेटर्स गिवन इन द क्वेश्चन। द आंसर इज यस। लास्ट आइटम दिया है देखो डेटर्स, तो पुट अ टिक मार्क ऑन डेटर्स। तो मैंने डेटर्स पर टिक मार्क किया। साथ ही साथ आरडीडी जब भी एडजस्टमेंट में दिया जाएगा या बैड डेब्ट्स जब भी एडजस्टमेंट में दिया जाएगा तो फिर से आपको ट्रायल बैलेंस में चेक करना है कि क्या क्वेश्चन में पहले से ही बैड डेब्ट्स एंड पहले से आरडीडी है। अगर है तो उन पर हैशटैग दे दो। तो इफ यू कैन सी जस्ट डेटर्स के एक लाइन ऊपर देयर इज बैड डेब्ट्स, तो पुट हैशटैग ऑन बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स पे मैं क्या कर रहा हूं, हैशटैग मार्क कर रहा हूं। बैड डेब्ट्स पर टिक मार्क नहीं करना। हैशटैग का मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हैशटैग मतलब इसे हम एडजस्टमेंट के वक्त सॉल्व करेंगे। तो मैंने बैड डेब्ट्स पे हैशटैग दिया, सेम वे उसी के ऊपर आरडीडी है, पुट हैशटैग ऑन आरडीडी। तो एडजस्टमेंट 2 इज आरडीडी। तो आरडीडी के लिए पहले मैंने डेटर्स पे टिक मार्क किया क्योंकि आरडीडी हमें डेटर्स से सब्ट्रैक्ट करनी है एंड साथ ही साथ जब हम आरडीडी का सेकंड इफेक्ट देंगे, दैट इज एडजस्टमेंट वाली आरडीडी का सेकंड इफेक्ट देंगे, तो हमें जो ट्रायल बैलेंस में दी हुई बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी है उन्हें कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए मैं उन दोनों पर हैशटैग मार्क कर रहा हूं। Is this clear? तो एडजस्टमेंट 2 के लिए दिस इज हाउ माय टिक मार्क शुड लुक लाइक। फिर एडजस्टमेंट 2 के बाद एडजस्टमेंट 3 में उन्होंने कहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेयर वेजेस 3,000 एंड सैलरी 3,600। तो यहाँ पर दो आइटम आउटस्टैंडिंग है, वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है, सैलरीज भी आउटस्टैंडिंग है। तो मैं दोनों पे एक एक टिक मार्क करूंगा। तो सबसे पहले वेजेस पे टिक मार्क करो। मशीनरी के नीचे देखो वेजेस है तो पुट टिक मार्क ऑन वेजेस एंड पहले आइटम दिख रहा है मुझे सैलरीज, तो पुट टिक मार्क ऑन सैलरीज। तो मैंने वेजेस पे एक टिक मार्क किया, सैलरी पे एक टिक मार्क किया। फिर चौथी एडजस्टमेंट उन्होंने कहा है कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर। मशीनरी फर्नीचर को डेप्रिसिएट करो, सिंपल सी एडजस्टमेंट है। तो ट्रायल बैलेंस में पुट टिक मार्क ऑन मशीनरी एंड पुट टिक मार्क ऑन फर्नीचर, दैट इज द सेकंड आइटम ऑफ द ट्रायल बैलेंस की फर्नीचर पर एक टिक मार्क कर दो। मशीनरी पर एक टिक मार्क आ गया, फर्नीचर पर एक टिक मार्क आ गया। तो एडजस्टमेंट 4 के हिसाब से टिक मार्क हो गया। फिर एडजस्टमेंट 5 अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। कैपिटल पर 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट आपको अलाउ करना है। अगेन इस एडजस्टमेंट के लिए कहीं पर टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द न्यू एडजस्टमेंट फॉर अस। इससे पहले हमने कैपिटल पर इंटरेस्ट वाली एडजस्टमेंट नहीं पढ़ी थी। तो इस एडजस्टमेंट पर अपने अपने टेक्स्ट बुक में स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट मार्क करो, राइट, कि आपको बार बार रिवाइज करनी। जिन्हें मैं स्टार मार्क करने के लिए कहता हूं, स्टार मींस इंपॉर्टेंट, कीप ऑन रिवाइजिंग दोस आइटम्स। तो ये भी हमारे लिए पहली बार आई हुई एडजस्टमेंट है। तो इसे सॉल्व करते वक्त देखते करना क्या है। अभी
कहीं पर टिक मार्क देने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कहीं पर भी टिक मार्क देने की जरूरत नहीं है। तो एडजस्टमेंट 5 को स्किप करो, इसे सॉल्व करते देखते करना क्या है। एंड नेक्स्ट एडजस्टमेंट 6 में उन्होंने कहा है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹2000। इंश्योरेंस इज प्रीपेड ₹2000, सो पुट अ टिक मार्क ऑन इंश्योरेंस। फर्नीचर के नीचे देखो इंश्योरेंस है, तो पुट अ टिक मार्क ऑन इंश्योरेंस। तो एडजस्टमेंट 6 के हिसाब से भी टिक मार्क हुआ। एंड एडजस्टमेंट 6 वाज द लास्ट एडजस्टमेंट। तो हमने 1 से लेके 6 एडजस्टमेंट सारी पढ़ी, उनके लिए हमने टिक मार्क किया। एंड टिक मार्क के बाद दिस इज हाउ इट शुड अपीयर इन योर ट्रायल बैलेंस, राइट। तो टिक मार्क हो गया, एडजस्टमेंट पढ़े, टिक मार्क हो गया। अब अगला पार्ट क्या है? अब अगला पार्ट मैं ट्रायल बैलेंस के आइटम्स हमारे फॉर्मेट में पोस्ट करूंगा। तो मैं ट्रायल बैलेंस साइड में लेके आया, दिस इज आवर ड्रॉन फॉर्मेट। मैं हर एक आइटम पढ़ूंगा, इसे पोस्ट करूंगा। जो रिपीटेड आइटम है अब मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, जैसे ही दिखेगा मैं उसे अपने सही जगह पर पोस्ट करूंगा। जैसे कि फर्स्ट आइटम इज कैपिटल, उसे उठा रहा हूं, लायबिलिटी में लिख रहा हूं कैपिटल 2,28,000। सिंपल, कैपिटल इज ऑलवेज रिटन इन इनर कॉलम, टिक मार्क हो या नहीं हो, राइट। तो कैपिटल चला गया लायबिलिटी फर्स्ट लाइन। कैपिटल के बाद अगला आइटम है फर्नीचर। फर्नीचर इज एसेट्स, उठे सिंपली उठा के मैंने एसेट्स में लिख लिया फर्नीचर 40,000 इन अ कॉलम, लीव वन लाइन, पुट एरो। फर्नीचर के बाद इंश्योरेंस इज माय एक्सपेंस, उठाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखो इंश्योरेंस इनर कॉलम में 10,000। यस और नो, इंश्योरेंस इज माय एक्सपेंस, बट ये नॉन प्रोडक्शन खर्चा या नॉन ट्रेडिंग का खर्चा यानी कि डायरेक्ट खर्चा नहीं है, इसलिए मैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख रहा हूं। इंश्योरेंस के बाद सैलरीज, उठाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखो इनर कॉलम में 17,000, उस पर भी टिक मार्क है, तो लीव वन लाइन, पुट एरो। सैलरी खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चला गया। सैलरीज के बाद कैरेज इनवर्ड, फिर से उठाओ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखो कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड, कैरेज यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, इनवर्ड यानी कि सामान परचेस करने का खर्चा। सो कैरेज पेड ऑन परचेस ऑफ गुड्स, यस और नो। इनवर्ड है, इनवर्ड यानी कि सामान लाने का खर्चा, तो गुड्स परचेस करने से रिलेटेड खर्चे या परचेस से रिलेटेड खर्चे हम हमेशा ट्रेडिंग में लिखते हैं। तो कैरेज इनवर्ड उठाया, ट्रेडिंग के डेबिट में लिख लिया, टू कैरेज इनवर्ड 1,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम। नेक्स्ट इज रेंट रेट टैक्सेस, उठाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करो टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 7,000। खर्चा है बट ट्रेडिंग का नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया। रेंट रेट टैक्सेस के बाद मशीनरी इज एसेट्स, उठाओ एसेट्स में लिखो मशीनरी 50,000, लीव वन लाइन, पुट एरो। मशीनरीज के बाद वेजेस, वेजेस हम पे करते हैं लेबर को, तो उठाएंगे ट्रेडिंग में पोस्ट करेंगे टू वेजेस, इनर कॉलम में 8,000, लीव वन लाइन, पुट एरो। वेजेस के बाद ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या करते हैं हम हमेशा कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वही मैंने यहां पर किया कि कैपिटल से सब्ट्रैक्ट किया, माइनस ड्रॉइंग्स 14,000, तो मेरा कैपिटल था पहले 2,28,000 माइनस ड्रॉइंग्स 14,000, अब मेरा नेट कैपिटल नीचे बचा 2,14,000 आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ ड्रॉइंग्स, राइट। अभी भी उसका टोटल हमें अंदर ही लिखना है क्योंकि नेट प्रॉफिट नेट लॉस मिलने के बाद उसका टोटल हम आउटर कॉलम में लेके जाएंगे। तो ड्रॉइंग्स उठाया, कैपिटल से सब्ट्रैक्ट किया। ड्रॉइंग्स के बाद कैरेज आउटवर्ड यानी कि खर्चा है, बट किस चीज का खर्चा है? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, बट यहां पर इट इज कैरेज आउटवर्ड यानी कि सामान बेचने का खर्चा है, सो इट इज नॉट रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो मैं इसे उठाऊंगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में पोस्ट करूंगा टू कैरेज आउटवर्ड 5,600। तो कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनवर्ड यानी कि सामान लाने का खर्चा ट्रेडिंग डेबिट, आउटवर्ड यानी कि सामान बेचने का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। दोनों हमारे लिए खर्चे ही है, कैरेज इनवर्ड या कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इज आवर एक्सपेंस, कैरेज यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम पैसा पे कर रहे हैं, इज माय एक्सपेंस। बट कैरेज इनवर्ड यानी कि सामान लाने का खर्चा है, इसलिए कैरेज इनवर्ड मैंने शुरुआत में ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा एंड अभी कैरेज आउटवर्ड मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड यानी कि सामान बेचने का खर्चा है। इज दिस क्लियर? तो कैरेज आउटवर्ड मैंने उठाया, P&L के डेबिट में लिखा। कैरेज आउटवर्ड के बाद अगला आइटम इज परचेसेस एंड सेल्स, तो उसकी दो अमाउंट आपके पास है, परचेसेस इज 62,000, सेल्स इज 1,71,000। तो जब भी क्वेश्चन में या ट्रायल बैलेंस में परचेस सेल्स आएगा तो हम चेक करेंगे इज देयर एनी परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, द आंसर इज यस। उसी के एक लाइन नीचे देखो रिटर्न्स दिए हैं उन्होंने, अमाउंट इज 5,000 एंड 6,300। तो मैंने ये आपको पहले भी बताया है, अगर परचेस डेबिट है तो परचेस रिटर्न विल बी क्रेडिट एंड सेल्स अगर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न हैज टू बी डेबिट। सेल्स अगर क्रेडिट में है तो उसका रिटर्न डेबिट में होगा, परचेस अगर डेबिट में है तो परचेस का रिटर्न क्रेडिट में होगा। तो टू सिंपली अंडरस्टैंड, यहां पर क्वेश्चन में देखो सिर्फ हाईलाइटेड वैल्यूज को कॉन्सेंट्रेट करो। परचेसेस इज 62,000,
दैट इज ऑन द डेबिट साइड, परचेसेस कैरीज डेबिट बैलेंस 62,000। तो व्हाट इज परचेस रिटर्न, या परचेस रिटर्न की वैल्यू कितनी है, तो उसके ऑपोजिट रिटर्न्स की वैल्यू देखो 6,300। तो परचेस डेबिट इज 62,000 एंड परचेस रिटर्न क्रेडिट इज 6,300। तो परचेस एंड परचेस रिटर्न को मैं उठा के ट्रेडिंग अकाउंट में लिख रहा हूं, टू परचेसेस के सामने 62,000 माइनस परचेस रिटर्न 6,300। तो माय नेट परचेसेस आउटर कॉलम में आ रहे हैं 55,700। तो परचेस माइनस परचेस रिटर्न, परचेस डेबिट से उठाया, परचेस रिटर्न क्रेडिट से उठाया। उसका उल्टा सेल्स इज 1,71,000 एंड सेल्स रिटर्न इज 5,000। तो फिर से इन दोनों को उठाओ, सेल्स के आगे लिखो बाय सेल्स 1,71,000 माइनस सेल्स रिटर्न 5,000। तो माय नेट सेल्स आउटर कॉलम में आ रहे हैं 1,66,000। तो 1,66,000 इज माय नेट सेल्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑफ सेल्स रिटर्न। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख लिया। तो हमारा परचेस सेल्स एंड रिटर्न सब कुछ हो गया। उनके बीच में एक आइटम है कॉल्ड एज स्टॉक 31,000, नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक। सिंपली मैंने ओपनिंग स्टॉक के सामने 31,000 लिख लिया कि ओपनिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक होगा वो हमेशा ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक मैंने उठाया, ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लिया ऑन द फर्स्ट लाइन। ओपनिंग स्टॉक के बाद अगला आइटम है रिटर्न्स, जो ऑलरेडी हम परचेस एंड सेल्स से सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, तो उसे इग्नोर करो। अगले आइटम पर चलो, इज रेंट रिसीव्ड। रेंट मिला, तो इट इज वेरी क्लियरली आपको रेंट मिला इज योर इनकम। रेंट मिला, यस और नो, रेंट के पैसे आपको मिले इज माई इनकम, इज माई गेन। तो अगर आपको कोई भी फायदा होता है, इनकम होता है, गेन होता है अपार्ट फ्रॉम सेल्स, सेल्स के अलावा कोई भी इनकम अगर आपको होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। सो इफ यू आर रिसीविंग मनी अपार्ट फ्रॉम सेल, सेल्स हमेशा ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। सेल्स के अलावा अगर आपका कोई इनकम है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। तो उसी प्रकार मुझे रेंट मिला इज माय इनकम, इज माय गेन। तो रेंट रिसीव्ड को उठा के मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिख रहा हूं, बाय रेंट रिसीव्ड 6,000। तो रेंट रिसीव्ड इज कहां चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, इट इज बीइंग माय इनकम। रेंट रिसीव्ड के बाद अगला आइटम इज देखो डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या है अगला आइटम, डिस्काउंट मिला, कि मुझे डिस्काउंट मिला 1,700। तो फिर से डिस्काउंट मिला इज माय इनकम। इनकम कहां रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो डिस्काउंट रिसीव्ड को उठा के मैं P&L के क्रेडिट में लिख रहा हूं, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1,700। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज माय क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद देयर इज आरडीडी, इस पर हैशटैग है। बैड डेप्स है, उस पर भी हैशटैग है। तो आरडीडी एंड बैड डेप्स को अभी मैं पेंडिंग रख रहा हूं, उसे हम एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करेंगे। हैशटैग यानी कि कीप इट पेंडिंग, तो मैं अभी आरडीडी एंड बैड डेप्स को पोस्ट नहीं करूंगा, इन्हें मैं पेंडिंग रखूंगा एंड एडजस्टमेंट के वक्त सॉल्व करूंगा। तो इनको अभी मैं इग्नोर कर रहा हूं। अगला आइटम इज एडवर्टाइजमेंट इज आर एक्सपेंस। उठाओ, खर्चे में लिखो टू एडवर्टाइजमेंट 10,900। तो खर्चा यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो। एडवर्टाइजमेंट इससे पहले जितने भी सम्स में आया था हर बार प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चला गया। तो एडवर्टाइजमेंट हो गया। उसके बाद है डेटर्स 90,000 एंड क्रेडिटर्स 54,000। तो यहाँ पर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है, यस और नो। तो डेटर्स कहाँ जाएगा, एसेट्स में। क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में। सिंपल। तो मैं डेटर्स को उठा रहा हूँ, एसेट्स में लिख रहा हूँ इनर कॉलम में 90,000, एक लाइन छोड़ के एरो। एक लाइन क्यों छोड़ी, क्योंकि डेटर पे देयर इज ओनली वन टिक मार्क यानी कि वन एडजस्टमेंट। तो एक एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन काफी है। तो डेटर्स इनर कॉलम में लिखा, एक लाइन छोड़ के एरो। डेटर्स के बाद या डेटर्स के साथ उन्होंने दिया आपको क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स इज माय लायबिलिटी। तो मैं उसे उठा के लायबिलिटी में लिख रहा हूँ क्रेडिटर्स 54,000। कोई टिक मार्क नहीं क्रेडिटर्स पर, तो क्रेडिटर्स डायरेक्टली मैंने आउटर कॉलम में लिख लिए। तो डेटर्स यानी कि डेबिट 90,000, क्रेडिटर्स यानी कि क्रेडिट 54,000। तो डेटर्स चले गए एसेट्स में, क्रेडिटर्स चला गया लायबिलिटी में। तो डेटर्स क्रेडिटर्स हो गया। डेटर्स क्रेडिटर्स के बाद अगला आइटम इज बिल रिसीवेबल। सिंपली इट इज माय एसेट बिलोंगिंग, तो मैं उसको उठा के एसेट्स में लिख रहा हूँ बिल रिसीवेबल 36,000। बिल रिसीवेबल एसेट, राइट। बिल रिसीवेबल के बाद कैश एट बैंक इज ऑल्सो एसेट। उठाओ, एसेट्स में लिखो कैश एट बैंक 8,500। सिंपल। ये रिपीटेड आइटम है तो इस पर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। तो कैश एट बैंक तक हो गया। कैश एट बैंक के बाद अगला आइटम आपको दिया है 6% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2017 रुपीज 50,000 कि आपने बैंक से 50,000 रुपए का कर्जा लिया। कब लिया, 1 अक्टूबर 2017 को लिया। तो जब आप कर्जा लेते हो तो वो आपके लिए बन जाता है लायबिलिटी, यस और नो, कि मैंने बैंक से कर्जा लिया तो मुझे बैंक को वापस करना है। सो कर्जा इज माय लायबिलिटी, तो बैंक लोन इज माय लायबिलिटी, इज माय कर्जा। लेकिन यहां पर ध्यान आपको इस पर देना है कि आपने कर्जा लिया है ऑन
1 अक्टूबर 2017, तो जब भी आपको ब्रैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो इसका मतलब है देयर इज एन इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट, या सिंपली यू कैन कॉल इट एज हिडन एडजस्टमेंट इन द क्वेश्चन। देयर इज अ हिडन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट जो 1 to 6 है वो ऑलरेडी हमने पढ़ी है, वो वेरी क्लियर है कि ये 6 एडजस्टमेंट आपको सॉल्व करनी है। बट जो बैंक लोन वाली एडजस्टमेंट है, इट इज इनडायरेक्ट और इट इज हिडन, वो आपको खुद से सॉल्व करनी है कि आपने बैंक से तो कर्जा लिया, ये तो क्लियर है कि मैंने कर्जा लिया। कितना लिया? 50,000। तो बैंक लोन इज माई लायबिलिटी। बट ये मैंने कब लिया है? 1 अक्टूबर 17 को। एंड अभी हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं ऑन 31 मार्च। बैलेंस शीट की डेट देखो 31 मार्च 2018। तो बैंक लोन लिया अक्टूबर 17 में, हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं मार्च 2018 में। तो बैंक लोन लेके कुछ पीरियड बीत चुका है, तो इस बैंक लोन पर हमें कंपल्सरीली उतने पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करना है। उस पर आते, बस समझने की बात इतनी है कि अक्टूबर महीने में आपने कर्जा लिया, आज मार्च 2018 है, तो बैंक लोन लेके कुछ पीरियड बीत चुका है। तो जितना पीरियड बीत चुका है उतने पीरियड का आपको इस बैंक लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। तो उस इंटरेस्ट को हमें कैलकुलेट करके सॉल्व करना है। दैट इज आवर इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट। कि इंटरेस्ट उन्होंने क्वेश्चन में या ट्रायल बैलेंस में या ना एडजस्टमेंट में कहीं पर यह बताया है कि बैंक लोन का इंटरेस्ट प्रोवाइड करो, या आपके दिमाग में खुद से आना चाहिए अरे बैंक लोन ब्रैकेट में डेट दिया है तो वी नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, राइट। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर आते हैं। बट पहले बैंक लोन जो 50,000 है, दैट इज माई लायबिलिटी। मैं उसे उठा के लायबिलिटी में लिख रहा हूं बैंक लोन 50,000 इन कॉलम में। सिर्फ लिखते मैंने क्या लिखा? 6% बैंक लोन। जैसे उन्होंने कहा है 6% बैंक लोन, तो वैसे मैंने लिखा 6% बैंक लोन 50,000। अब मैंने टोटल 50,000 का कर्जा लिया है। 6% बैंक लोन का मतलब है कि जो बैंक का कर्जा है उस पर मुझे एनुअली 6% से इंटरेस्ट पे करना है। तो 6% इज नथिंग बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जब भी बैंक से कर्जा लेते हो तो उस कर्जे पर आपको सर्टेन परसेंटेज से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इस बैंक लोन पर मुझे 6% से हर साल इंटरेस्ट पे करना है। एज सिंपल एज दैट। अब मैंने ये बैंक लोन कब लिया है? तो उन्होंने कहा है कि द बैंक लोन इज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2017 एंड अभी हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018। तो नथिंग बट आई कैन सिंपली से कि हमें इंटरेस्ट देना है ऑन द बैंक लोन, दैट इज इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 अक्टूबर 17, जिस दिन आपने बैंक लोन लिया तब से लेके आज आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 18, तब तक का आपको इंटरेस्ट देना बाकी है। तो वही मैं यहां पर लिख रहा हूं कि दैट इज इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग फॉर द पीरियड 1 अक्टूबर 17 टू 31 मार्च 2018। तो 1 अक्टूबर 17 को आपने बैंक लोन लिया एंड आज आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018। तो इस पीरियड का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो आपने पे नहीं किया। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हमें इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट सॉल्व करनी कंपलसरी। तो अब सिंपली काउंट करो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च कितने महीने हुए, हमें बस उतने ही महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अक्टूबर टू मार्च इज नथिंग बट अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चैप्टर में हमने मंथ्स कैलकुलेशन सीखे थे। तो अक्टूबर 1 यानी कि अक्टूबर महीना पूरा, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च पूरा। सो इट इज अ टोटल पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो जो मैंने बैंक से कर्जा लिया है 50,000 का, इस पर मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट उन्हें देना बाकी है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग। बट द क्वेश्चन इज हाउ मच इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग। तो आई नीड टू कैलकुलेट इट। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सिंपल, मुझे बताओ हमने बैंक लोन कितना लिया है। तो हमने बैंक लोन लिया है 50,000 का, ये सॉरी ना 6% बैंक लोन 50,000। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो 6% बैंक लोन यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। तो मुझे 50,000 पर 6% से इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, बट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो वही मैं आपको अगला कैलकुलेशन दिखा रहा हूं कि इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक लोन इज इक्वल टू मेरा टोटल बैंक लोन है 50,000 मल्टीप्लाइड बाय मुझे 6% से इंटरेस्ट पे करना है। तो मल्टीप्लाइड बाय 6/100 कि 50,000 पर 6% से मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 6 मंथ्स। तो इनटू 6/12। तो 50,000 रुपए के लोन पर 6% से 6 महीने का मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इफ यू डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन 50,000 पर 6% फॉर 6 मंथ्स बना 1,500। तो जो 50,000 का मैंने बैंक लोन लिया है, इस 50,000 बैंक लोन पर 1,500 इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो 1,500 इंटरेस्ट है ये मुझे अपने बैंक लोन में क्या करना
करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जब आप कर्जा लोगे उस कर्जे पर अगर इंटरेस्ट है तो कर्जे का जो इंटरेस्ट है उसकी वजह से कर्जे की वैल्यू दैट इज लोन की वैल्यू विल इंक्रीज। कि मैंने 50,000 का कर्जा लिया, अब 1500 उस पर इंटरेस्ट है तो माय लोन की वैल्यू विल गो अप। तो 1500 जो इंटरेस्ट है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, लोन अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1500, सो टोटल आउटर कॉलम में अब मेरा आएगा 51,500 की 50,000 का लोन है प्लस 1500 रुपीज इंटरेस्ट के देने हैं, तो टोटल लोन वैल्यू इज 51,500। इज दिस क्लियर? तो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, राइट? ये उन्होंने नहीं कहा है, ये हमने खुद से कैलकुलेट किया। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट या हिडन एडजस्टमेंट। मुझे कैसे पता चला इंटरेस्ट बनता है यहाँ पर? क्योंकि उन्होंने आपको लोन की डेट दी है कि आपने लोन लिया है 1 अक्टूबर, हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च, तो अक्टूबर टू मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट कंपलसरी आपको कैलकुलेट करना है। बट बिंग दिस इज इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट, इसका हमें डबल इफेक्ट देना पड़ेगा। ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, हमें डबल इफेक्ट देना है। तो इसका डबल इफेक्ट कहां जाएगा? तो पहले तो मैंने ऐड कर दिया लोन में। अब जब आप कर्जा लेते हो तो उस कर्जे पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट इज नथिंग बट योर एक्सपेंडिचर। यस और नो? कि मैंने 50,000 का कर्जा लिया, अब 1500 इंटरेस्ट मुझे उस पर एडिशनल पे करना है, तो जो इंटरेस्ट है लोन का इंटरेस्ट है दैट इज माय एक्सपेंस। तो इसका सेकंड इफेक्ट मुझे देना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि लोन पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो इंटरेस्ट हमारे लिए बन जाएगा खर्चा। तो जो 1500 इंटरेस्ट है उसका सेकंड इफेक्ट में दे रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, मैं लिख रहा हूं टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1500 की बैंक लोन पर मुझे 1500 इंटरेस्ट देना है। कि एक पहला इफेक्ट मैंने उसे बैंक लोन में ऐड किया एंड दूसरा इंटरेस्ट बिंग माय एक्सपेंस मैंने उसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख लिया। सो दिस इज हाउ माय डबल इफेक्ट शुड अपीयर फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। दिस इज आवर इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट। बैंक लोन पोस्ट करते करते ही मैंने उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और उसका डबल इफेक्ट दे दिया। चाहिए तो इस पार्ट को फिर से रिवाइंड करो, रिपीट करो एंड रिसॉल्व करो, राइट? चलो, तो यहां पर हमारा 6% बैंक लोन का पोस्टिंग हुआ विथ इट्स इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट। अब ट्रायल बैलेंस का अगला आइटम इज ब्रोकरेज इज नथिंग बट माय एक्सपेंस, तो उसे उठा के मैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख रहा हूं टू ब्रोकरेज 4000। ब्रोकरेज मेरे लिए खर्चा है, मैंने उठाया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख लिया। ब्रोकरेज के बाद लूज टूल्स इज माय एसेट्स, उठाओ एसेट्स में लिखो लूज टूल्स 36,000। रिपीटेड आइटम्स है तो नो नीड ऑफ डिस्कशन। लूज टूल्स के बाद बिल्स पेबल इज लायबिलिटी, उठाओ लायबिलिटी में लिखो बिल्स पेबल 16,000। बिल्स पेबल मेरे लिए कर्जा है, लायबिलिटी में लिखा। एंड लास्ट आइटम दे हैव गिवन यू गुडविल। तो गुडविल मैंने कहा था अगर आपके पास फर्स्ट लाइन ब्लैंक है तो ऑलवेज ट्राई टू राइट गुडविल ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ द एसेट्स, बट यहां पर फर्स्ट लाइन हम ब्लैंक रखना भूल गए तो मैं सिंपली गुडविल को उठा रहा हूं, लूज टूल्स के नीचे लिख रहा हूं goodwill rupees 1 lakh, but try to write goodwill on the first line of the asset side, right? तो goodwill is 1 lakh। तो गुडविल तक पोस्टिंग हो गया, यानी कि हमारे ट्रायल बैलेंस का कंप्लीट पोस्टिंग हो गया। वी आर डन विद द पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस आइटम। अब सिंपली हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, उसका डबल इफेक्ट देंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट जो ऑलरेडी हम बार बार सॉल्व कर चुके हैं, विच इज क्लोजिंग स्टॉक इज कॉस्ट प्राइस 37,000 एंड मार्केट प्राइस रुपीज 40,000। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इज 37,000, मार्केट प्राइस इज 40,000। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ी प्राइस को इग्नोर कर रहा हूँ, 40,000 को इग्नोर कर रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक का जब मैं अपने अकाउंटिंग में लिखूंगा तो 37,000 दैट इज द छोटी वैल्यू लिखूंगा। तो मैं 37,000 को उठा के पहले तो लिख रहा हूं ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक 37,000 एंड दूसरा मैं उसे लिख रहा हूं एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 37,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का मैंने डबल इफेक्ट दे दिया। इज दिस क्लियर? तो क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट हो गया। क्लोजिंग स्टॉक के बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या कह रहे दूसरी एडजस्टमेंट में, तो उन्होंने दूसरी एडजस्टमेंट में कहा है प्रोवाइड फॉर आरडीडी एट 5% ऑन सनी डेटर्स। तो सिंपल डेटर्स पर 5% आरडीडी प्रोवाइड करो। तो वेयर आर माय डेटर्स? एसेट्स में देखो मेरे पास डेटर्स है 90,000, यस और नो? तो इस 90,000 पर मुझे 5% आरडीडी प्रोवाइड करनी है। तो मैं सिंपल 90,000 इंटू 5% इज नथिंग बट 4,500 है, यस और नो? कि 90,000 का 5% इज 4,500, तो नथिंग बट मुझे डेटर्स पर 4,500 आरडीडी प्रोवाइड करनी है। तो आरडीडी से क्या होता है, डेटर्स की वैल्यू कम होती है। आरडीडी मतलब इतना पैसा डूब सकता है। इससे पहले हमने जब एडजस्टमेंट सॉल्व की थी तो आपको एडजस्टमेंट में बैड डेप्स एंड आरडीडी देते थे। इस बार केवल उन्होंने एडजस्टमेंट में आरडीडी दी है तो सिर्फ आरडीडी सब्ट्रैक्ट करो, बैड डेप्स होगा ही नॉट नेसेसरी। तो यहां पर एडजस्टमेंट में देयर इज ओनली आरडीडी। तो मैंने आरडीडी कैलकुलेट की एंड अब मैं उस आरडीडी को क्या करूंगा, डेटर्स से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो डेटर्स से मैं लिख रहा हूं माइनस आरडीडी 4,500। सो माय टोटल डेटर्स आउटर कॉलम में आ रहे हैं 85,500।
सो आरडीडी सब्ट्रैक्ट की, अब मेरे डेटर्स बच रहे 85,500 बाहर। अब इस आरडीडी बिंग एडजस्टमेंट मुझे सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा, बट सेकंड इफेक्ट देने से पहले मुझे हैशटैग आइटम कंसिडर करने पड़ेंगे कि आरडीडी पर हैशटैग है, बैड डेप्स पे हैशटैग है। जो हैशटैग वाली आरडीडी है दैट इज ओल्ड आरडीडी, जो हैशटैग वाले बैड डेप्स है दैट इज ओल्ड बैड डेप्स, एंड जो अभी आपने एडजस्टमेंट में सॉल्व की हुई आरडीडी है दैट इज न्यू आरडीडी। अब इसका सेकंड इफेक्ट देना है, हमें न्यू आरडीडी का सेकंड इफेक्ट देना है। इसका सेकंड इफेक्ट देने से पहले मुझे ये दोनों हैशटैग यानी कि ओल्ड आइटम कंसिडर करने हैं। तो अब सेकंड इफेक्ट देने से पहले मैंने आपको कहा है कि यू हैव टू चेक कि एक तरफ जोड़ियां बनाओ ऑफ ओल्ड बैड डेप्स, न्यू बैड डेप्स एंड न्यू आरडीडी, एंड उनकी टोटल करो कितनी है, एंड दूसरी तरफ ओल्ड आरडीडी कितनी है कंपेयर करो। इफ ओल्ड आरडीडी इज ऑन द हेवी साइड, ओल्ड आरडीडी अगर सबसे बड़ा है और बाकी के तीनों की टोटल छोटी है तो हम पोस्टिंग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। बट अगर ओल्ड आरडीडी की वैल्यू छोटी है एंड न्यू बैड डेप्स, न्यू आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेप्स की टोटल बड़ी है तो हम उसे पोस्ट करेंगे ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो आप चाहिए तो फिर से रफली चेक कर सकते हो, डू अ टोटल कि पहले तो ले लो ओल्ड बैड डेप्स इज 2000 एंड न्यू आरडीडी इज 4500, तो 2000 प्लस 4500 विल गिव मी 6500। तो एक तरफ जो जोड़ी है उसकी टोटल आ रही है 6500। या यहाँ पर देयर इज नो न्यू बैड डेप्स, तो न्यू बैड डेप्स को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट न्यू आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेप्स की जोड़ी एक तरफ ले लो जिसकी टोटल आ रही है 6500, एंड ऑन द अदर हैंड ओल्ड आरडीडी इज 5000, तो ओल्ड आरडीडी इज 5000 एंड जो जोड़ी है उसकी टोटल इज 6500। तो ओल्ड आरडीडी कम है तो हमें पोस्टिंग करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो मैं आ रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं टू ओल्ड बैड डेप्स इनर कॉलम में 2000, इमीडिएटली उसमें न्यू आरडीडी में ऐड करूंगा तो नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं प्लस न्यू आरडीडी 4500, दोनों की टोटल आ रही है नीचे 6500, एंड अब इस टोटल में से मैं ओल्ड आरडीडी को सबट्रैक्ट करूंगा तो मैं नीचे लिख रहा हूं माइनस ओल्ड आरडीडी ₹5000। तो अब मेरा नेट वैल्यू बाहर आ रहा है बैड डेप्स एंड आरडीडी मिला के 1500। अगर ओल्ड आरडीडी बड़ा होता तो मैं ये पोस्टिंग करता प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, मैं लिखता बाय ओल्ड आरडीडी 5000 और फिर उससे बैड डेप्स एंड आरडीडी को सबट्रैक्ट करता, दैट इज न्यू आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेप्स को सबट्रैक्ट करता एंड टोटल बाहर लेता। बट यहाँ पर ओल्ड आरडीडी इज ऑन द लोअर साइड, इसलिए मैंने जो जोड़ियां है उनको डेबिट में लिखा एंड उससे ओल्ड आरडीडी सबट्रैक्ट किया। इज दिस क्लियर? ये इस पर ऑलरेडी हम डिस्कशन बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, राइट? तो ये हमेशा आपको ईच एंड एवरी सम में इसी प्रकार से सॉल्व करना है कि ओल्ड आरडीडी को एक तरफ रखो, ये सॉर्ट नो, ओल्ड आरडीडी को एक तरफ रखो और बाकी तीनों की जोड़ी एक तरफ रखो एंड देखो कि कौन बड़ा है। अगर ओल्ड आरडीडी छोटा है तो जाएगा पीएनडीएल के डेबिट में जैसे अभी लिखा, अगर ओल्ड आरडीडी बड़ा है तो जाएगा पीएनडीएल के क्रेडिट में। इज दिस क्लियर, राइट? तो चलते हैं ऑन द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 3, जिसमें उन्होंने कहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस 3000, सैलरी 3600। तो सिंपल, वेजेस एंड सैलरी दोनों आउटस्टैंडिंग है। तो वेजेस हमने कहाँ लिखा है, वेजेस हमने लिखा है ट्रेडिंग के डेबिट में 8000, तो पहले उसमें ऐड करो प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 3000, सो माय टोटल वेजेस इज 11000। सेम वे हमने सैलरी कहाँ लिखी है, पीएनडीएल के डेबिट में 17000, उसमें ऐड करो प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 3600, तो टोटल सैलरी जाएगी 20600। तो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट क्या क्या आउटस्टैंडिंग है उसमें ऐड किया, वेजेस इज आउटस्टैंडिंग, वेजेस में ऐड किया, सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, सैलरी में ऐड किया। तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी का पहला इफेक्ट हुआ। अब ये दोनों आउटस्टैंडिंग है तो इसे मुझे सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा या इसका मुझे सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। तो सेकंड इफेक्ट कहा जाएगा, वेजेस देना बाकी है, सैलरी देना बाकी है, देना बाकी यानी कि लायबिलिटी। तो मैं सेकंड इफेक्ट दे रहा हूं लायबिलिटी में, तो लायबिलिटी में मैं लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अंडरलाइन करके सैलरी 3600, वेजेस 3000, दोनों मिला के मेरा टोटल खर्चा 6600 आउटस्टैंडिंग है। तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है दैट इज माय लायबिलिटी, क्योंकि मुझे देना बाकी है, बिकेम माय लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी का डबल इफेक्ट मैंने दे दिया। फिर फोर्थ एडजस्टमेंट सिंपल, जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि मशीनरी को डेप्रिसिएट करो, फर्नीचर को डेप्रिसिएट करो। तो पहले हम क्या करते हैं, मशीनरी को 10% से डेप्रिसिएट करते, तो मेरे पास 50,000 का मशीनरी है, तो 50,000 का 10% इज नथिंग बट 5,000 रुपीज। तो मुझे मशीनरी पर 5,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो मशीनरी के नीचे लिख रहा हूं मैं माइनस डेप्रिसिएशन 5000, सो माय टोटल डेप्रिसिएशन के बाद मशीनरी आ रहा है 45,000, सो मशीनरी बचा 45,000 का। सेम वे मैं क्या करूंगा, फर्नीचर पर 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, तो 40,000 का फर्नीचर इंटू 5% इज नथिंग बट 2000। तो फर्नीचर पर मुझे 2000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो फर्नीचर के नीचे माइनस डेप्रिसिएशन 2000, सो मेरा टोटल फर्नीचर बाहर आ रहा है 38,000। सिंपल, मशीनरी से डेप्रिसिएशन माइनस किया, फर्नीचर से डेप्रिसिएशन माइनस किया। अब इन दोनों
डेप्रिसिएशन का मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट हमेशा कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मैं लिख रहा हूं टू डेप्रिसिएशन, उसे अंडरलाइन कर रहा हूं, उसके नीचे मैं लिख रहा हूं मशीनरी ₹5,000 एंड फर्नीचर ₹2,000 एंड दोनों का मिला के टोटल आउटर कॉलम में आ रहा है 7,000 कि मशीनरी का डेप्रिसिएशन, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन इज 7,000 यानी कि टोटल लॉस इज 7,000। सिंपल। तो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो सिंपल। डेप्रिसिएशन के बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट विच इज न्यू फॉर अस, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। सो इट इज वेरी सिंपल, एक्चुअली इट इज वेरी सिंपल, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने जब अकाउंटिंग चैप्टर की शुरुआत की थी तो हमने सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का कंसेप्ट पढ़ा था कि बिजनेसमैन क्या करता है, अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है एंड उस इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल कहते हैं। फॉर अकाउंटिंग पर बिजनेस अलग है एंड बिजनेसमैन अलग है। बिजनेसमैन ने अपना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, यस और नो, तो इसलिए कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है। तो इस कैपिटल पर बिजनेसमैन को इंटरेस्ट पे करेगा। वही ये वाली एडजस्टमेंट है कि बिजनेसमैन को इंटरेस्ट पे करना है ऑन कैपिटल। कौन किसे इंटरेस्ट पे करेगा, बिजनेसमैन को इंटरेस्ट पे करेगा ऑन द कैपिटल। तो वेयर इज माय कैपिटल, तो सिंपल लायबिलिटी में देखो मेरे पास कैपिटल है 2,28,000, तो इस 2,28,000 पर बिजनेसमैन को इंटरेस्ट पे करेगा कितना, 5%। तो सिंपल, मेरा कैपिटल 2,28,000 का, तो उस पर 5% में कैलकुलेट कर रहा हूं, 2,28,000 इंटू 5% इज नथिंग बट 11,400। तो बिजनेसमैन को क्या कर रहा है, कैपिटल पर 11,400 इंटरेस्ट दे रहा है। तो इंटरेस्ट की वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा। कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका कैपिटल इंक्रीज होगा। सेम लाइक जब आप बैंक में पैसा रखते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देती है तो आपका पैसा बढ़ता है। सेम वे एज अ बिजनेसमैन मैंने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उस इन्वेस्टमेंट पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो माय इन्वेस्टमेंट दैट इज नथिंग बट माय कैपिटल विल इंक्रीज। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे मैं सिंपली क्या करूंगा, कैपिटल में ऐड करूंगा। तो जो ड्राइंग्स के बाद नीचे जगह है वहां पर मैं लिख रहा हूं प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11,400। सो टोटल ऑफ कैपिटल नीचे आ रही है 2,25,400। अभी भी कैपिटल की टोटल में अंदर ही लिख रहा हूं क्योंकि अभी भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस मिलना बाकी है, जो मिलने के बाद हम कैपिटल की टोटल बाहर निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्या करना है, कैपिटल में ऐड करना है, वही मैंने किया। बट अब ये इंटरेस्ट का एक ही इफेक्ट है। अब इंटरेस्ट बीइंग एडजस्टमेंट मुझे उसका सेकंड इफेक्ट देना पड़ा है। ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट मुझे उसका सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। सो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी मुझे सेकंड इफेक्ट देना है। तो फिर से जैसे मैंने अभी कहा, कौन किसे इंटरेस्ट दे रहा है, तो बिजनेसमैन को इंटरेस्ट दे रहा है। बिजनेसमैन को इंटरेस्ट दे रहा है। हम अकाउंटिंग किसका कर रहे हैं, हम बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो बिजनेस ने बिजनेसमैन को इंटरेस्ट दिया तो ये बिजनेस का नुकसान है। बिजनेस इज पेइंग इंटरेस्ट, तो बिजनेस के लिए नुकसान है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ लॉस ऑफ बिजनेस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं उठा रहा हूं एंड खर्चे में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख रहा हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11,400 कि 11,400 बिजनेस का नुकसान है क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट पे किया ऑन कैपिटल। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट मिला, कैपिटल इंक्रीज होगा, कैपिटल में ऐड हुआ एंड ये बिजनेस के लिए नुकसान है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चला गया। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा इसी प्रकार आपको डबल इफेक्ट देना है कि कैपिटल में ऐड करो एंड बीइंग लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो। तो ये डबल इफेक्ट हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसी के साथ साथ एडजस्टमेंट 5 कंप्लीट हुई एंड अब लास्ट बची हुई एडजस्टमेंट नंबर 6, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹2,000। 2,000 रुपया इंश्योरेंस इज प्रीपेड। तो सिंपल, प्रीपेड हम क्या करते हैं, खर्चे में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वेयर इज माय इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिख रहा है इंश्योरेंस 10,000, तो उससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं माइनस प्रीपेड 2,000, तो टोटल इंश्योरेंस बाहर आ रहा है 8,000। प्रीपेड इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, तो वही मैंने किया, इंश्योरेंस से सब्ट्रैक्ट किया एंड प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट आएगा ऑन द एसेट साइड। तो एसेट्स में मैं लिख रहा हूं प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। प्रीपेड का यही हम डबल इफेक्ट देते हैं कि जो आइटम प्रीपेड है उससे सब्ट्रैक्ट करो एंड एसेट्स में लिखो आपने एडवांस दिया तो इट इज योर एसेट। यहां पर हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस का भी डबल इफेक्ट हो गया। इसी के साथ साथ वी आर डन विद ऑल द एडजस्टमेंट्स। अब सिंपली हम क्या करेंगे, एक एक करके फटाफट अकाउंट्स को क्लोज करते हैं एंड बैलेंस शीट को टैली करते हैं। अब इस पर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा कि हाउ टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसलिए मैंने आपको लास्ट कुछ इलस्ट्रेशन में होमवर्क के लिए कहा था कि ट्राई करो, राइट। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस कर रहा हूं। फिर से ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल मैं ले रहा हूं 2,03,000। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट का टोटल आ रहा है 98,700। तो अगेन 2,03,000 बड़ा है तो टोटल में 2,03,000 दोनों तरफ लिखा। बड़ी वैल्यू 2,03,000 माइनस छोटी वैल्यू 98,700, मुझे डिफरेंस मिल रहा है 1,04,300 विच इज नथिंग बट माई बैलेंसिंग फिगर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। उसे उठा के मैं ट्रेडिंग के डेबिट में लिख रहा हूं 1,04,300 एंड इमीडिएटली
वैल्यू से मैं कहूँगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, एंड कैरिड डाउन को उठा के मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लेके आऊँगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,04,300। तो सिंपल बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस किया, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, उसे P&L के क्रेडिट में लेके आया। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब मैं इमीडिएटली फटाफट क्या करूँगा, P&L अकाउंट को बैलेंस करूँगा। तो उसे फिर से बैलेंस करने के लिए मैं क्रेडिट का टोटल करूँगा रफली। P&L के क्रेडिट में देर आर 3 आइटम्स, उनका टोटल आ रहा है 1,12,000। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जितनी भी आइटम है उसका रफ टोटल आ रहा है 77,500। तो फिर से क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है, तो जो बड़ी वैल्यू मैं टोटल में दोनों तरफ लिख रहा हूँ 1,12,000, फिर से बड़ी वैल्यू 1,12,000 माइनस 77,500, डिफरेंस आ रहा है 34,500। डिफरेंस को उठाओ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो, क्योंकि क्रेडिट बड़ा था तो डिफरेंस आ गया डेबिट में 34,500। इसे मैं कहूँगा टू नेट प्रॉफिट 34,500। सो मेरा नेट प्रॉफिट आया 34,500। अब इस नेट प्रॉफिट को मैं उठाऊंगा एंड क्या करूंगा, मैं कैपिटल में ऐड करूंगा। तो नेट प्रॉफिट को मैं उठा रहा हूं, कैपिटल में ऐड कर रहा हूं, प्लस नेट प्रॉफिट 34,500। सो माय टोटल कैपिटल टू आउटर कॉलम इज 2,59,900। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया, कैपिटल में ऐड किया। अब फाइनली क्या करना है, आपको बैलेंस शीट टैली करना है। सो माय बैलेंस शीट शुड गेट टैली। तो बैलेंस शीट टैली करने के लिए दोनों तरफ टोटल के लिए लाइन ड्रॉ करो, एसेट्स की टोटल करो, लायबिलिटी की टोटल करो, दोनों साइड हैज टू बी इक्वल। तो अगर आप टोटल कर रहे हो तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है 3,88,000 ऑन द बोथ द साइड। बैलेंस शीट कितने पे टैली हो रहा है, 3,88,000। तो यहां पर हमारा इलस्ट्रेशन 6 भी कंप्लीट हुआ। इस इलस्ट्रेशन 6 को फिर से 2 बार रिवाइज करो, यही आपका होमवर्क है। प्लस साथ ही साथ हम कल सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 5। कौन सा सॉल्व करने वाले हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 5। उसे पढ़ के उसका फॉर्मेट रेडी करके रखो एंड उसके एडजस्टमेंट पढ़ के टिक मार्क करके रखो। तो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुमारो। तो मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 5। उसका फॉर्मेट रेडी करके उसके एडजस्टमेंट पढ़ के टिक मार्क करके रखो। तो मिलते हैं कल, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।